नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपके इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं, आई होप सो दैट यू मस्ट हैव बीन वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ रेगुलरली। आप जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाली जा रही हैं वो आप रेगुलर देख रहे होंगे। चलिए, आज हम बात करेंगे अगले एक्ट के विषय में। एक्ट है हमारा, कल हमने बात की थी, एक ट्रिक हमने दी थी कल आपको गवर्नर जनरल को याद करने की, गवर्नर जनरल और गवर्नर को याद करने की, RVVKMC। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक्ट है हमारा चार्टर्ड एक्ट 1813। 1813 में चार्टर एक्ट जो आया था, इसके विषय में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के लिए और भारतीयों के लिए क्या क्या कानून बनाए गए थे। सबसे पहला कानून इस एक्ट के द्वारा बनाया गया था कि कंपनी का जो व्यापार करने का जो एकाधिकार था, यानी कंपनी जो व्यापार कर रही थी भारत में, जिसको एक मोनोपोली यानी व्यापार की मोनोपोली जो थी कंपनी के पास, वो इस 1813 के एक्ट के द्वारा ख़त्म कर दी गई। ख़त्म का मतलब पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं की गई, व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसे दो अधिकार फिर भी दिए गए। पहला, एक तो चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया, यानी चीन के साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती है, अदर कोई कंपनी व्यापार इंग्लैंड की चीन के साथ नहीं कर सकती। दूसरा, चाय का व्यापार, यानी यहाँ से चाय जो हमारे किसान जो लोग पैदा करते थे, यहाँ से ले जाकर भारत से और इंग्लैंड में उसको बेचना या अदर देशों को बेचना, ये व्यापार का कार्य इसको कंपनी को दिया गया था। ये कंपनी इतना व्यापार का कार्य कर सकती थी। तो ये कुछ अधिकार कंपनी को दिए गए थे, बाकी सभी अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, यानी व्यापार की जो मोनोपोली थी उसे समाप्त कर दिया गया था। कंपनी को गवर्नर जनरल तथा उसके प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। यानी कंपनी जो है गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति जो भारत में हुआ करते थे सेना के, उनको नियुक्त करने का अधिकार कंपनी को दिया गया था। लेकिन इसमें भी एक व्यवस्था की गई थी। वो व्यवस्था क्या थी? इन लोगों की नियुक्ति के लिए, गवर्नर और सेनापति नियुक्ति के लिए कंपनी को सम्राट की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया था। यानी ब्रिटेन में जो सम्राट था, जो राजा था, ताज जो था वहाँ का, क्राउन, उससे अनुमति लेना, उसकी स्वीकृति अनिवार्य कर दी, उससे अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया। कंपनी को गवर्नर जनरल तथा प्रधान सेनापति की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी इसमें। यानी ताज जो था वहाँ का सम्राट जो था, उसकी स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई थी। अगला था, कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। भारत के जिस पर कंपनी का अधिकार था, जिन क्षेत्रों पर, वो अधिकार दिया गया और राजस्व का अधिकार दिया गया था। राजस्व मतलब इनकम जो भी थी उसकी, वो अधिकार दिया गया था। एक विशेष बात और थी, ईसाई जो लोग थे, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी। धर्म का प्रचार कर सकते हैं और उसका प्रसार कर सकते हैं भारत में, ये अनुमति ईसाई लोगों को दी गई थी। और देखेंगे एक चीज़ यहाँ पर, ये प्रचार प्रसार की जो अनुमति है, ये हमारे संविधान में आज भी झलकती है। आप देखेंगे अनुच्छेद जो है आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, और 25 से 28 में आप देखेंगे यहाँ पर धर्म के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद में। तो ये आगे चल के हमारे संविधान में लिया गया है। और ये जो 1813 का जो एक्ट था, इसमें एक व्यवस्था की गई थी इस एक्ट के द्वारा, भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए, शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के बजट की व्यवस्था की गई थी। यानी भारतीय शिक्षा जो थी उसके प्रसार और प्रचार के लिए 1 लाख रुपए की, यानी शिक्षा को मॉडर्न आधुनिक बनाने के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष इस पर शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे, शिक्षा का विकास के लिए भारत में। ये 1813 के एक्ट के द्वारा ही की गई थी। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि किस एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई, तो वो एक्ट था 1813 का चार्टर्ड एक्ट। ठीक, और इसी में कहावत है, ये कहावत है और आया है प्रश्न में आया हुआ है, आया है प्रश्न में कि पश्चिम के हथौड़े ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया और पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ डाला। पश्चिम का हथौड़ा मतलब अंग्रेज जो थे वो हमारे लिए क्या थे, हमारे साथ उनका क्रूर व्यवहार था। तो पश्चिम का हथौड़ा मैंने अंग्रेजों के लिए बोला गया है। पश्चिम के हथौड़े ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया। कैसे प्रेरित किया कि जब लोग शिक्षा पाकर जब जागरूकता आई उनमें, तो वो समझ गए कि हम अभी किस गुलामी में जी रहे हैं और इससे हमें छुटकारा पाना है। तो शिक्षा पाने के बाद ही तो लोगों में जागरूकता आई थी, किसकी, स्वतंत्रता पाने की और क्रांति करने की। बोला यहाँ से जाओ, या हमारे अधिकार हमें दिए जाएं, इस प्रकार से। और इस प्रकार से उस पश्चिम की बेड़ियाँ, यानी हमारे लिए जो कानून बनाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, वो पश्चिम की बेड़ियाँ बताई गई हैं। हम उन कानूनों में जकड़े हुए थे, है ना, तो उनको तोड़ डाला। पश्चिम के हथौड़े ने क्रांति को या आंदोलन को जागृत किया और पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ डाला। अगला है हमारा चार्टर्ड एक्ट 1833। 1833 का चार्टर्ड एक्ट जो है, बंगाल का गवर्नर जनरल इस एक्ट के द्वारा, देखिए 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, जो हमने 1773 में पढ़ा था। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया इस एक्ट के द्वारा। अब केवल बंगाल का ही गवर्नर जनरल नहीं रहा, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और पहले गवर्नर जनरल जो थे भारत के, वो कौन थे, आप यहाँ लिखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के। तो ये थे। और आगे है, इसे नागरिक एवं सैन्य शक्तियां दी गई थी इस गवर्नर जनरल को। इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दिए गए थे। विधायिका जानते हो, विधायिका मतलब होती है हमारी, आज हम देखेंगे विधायिका, जैसे मान लो ये हमारी संसद है, तो संसद में से आप देखेंगे, संसद में से निकलती है विधायिका, सॉरी, ये है विधायिका और ये है कार्यपालिका। और आपकी न्यायपालिका तो अलग होती है, वो तो अलग है, स्वतंत्र है न्यायपालिका। विधायिका से ही निकलती है कार्यपालिका, जिससे अब सरकार कहते हैं। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है, और न्यायपालिका उसकी देखरेख करती है और उसे अपने तरीके से काम कराती है। तो विधायिका के सभी अधिकार दिए गए थे। विधायिका कानून बनाती है, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। वो गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था, ये अधिकार दिया गया था। लिखा है, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दिए गए। अगला था, व्यापार की मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी। यानी इधर आपने अभी पढ़ा था 1813 के एक्ट में कि केवल चाय और चीन का व्यापार कंपनी का बचा था, बाकी व्यापार की जो ट्रेड की जो मोनोपोली थी, दैट वाज कैंसिल्ड टोटली। ओनली 2 ऑप्शंस वर लेफ्ट फॉर द कंपनी, फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। 2 ही ऑप्शन छोड़े गए थे, चाय और चीन का व्यापार। ऑल वर क्लोज्ड, और बाकी सब अधिकार जो थे वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन 1833 के एक्ट के द्वारा ये चाय और चीन का जो व्यापार था, इसे भी खत्म कर दिया गया था। यानी पूर्ण रूप से कंपनी का व्यापार जो का अधिकार था, एक मोनोपोली थी, वो पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई थी। यहाँ पर 2 अधिकार बचे थे, लेकिन यहाँ 1833 के द्वारा उसे भी खत्म कर दिया गया था। अगला है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रारंभ किया गया। यानी खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया गया, लेकिन हो नहीं पाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे रद्द करना पड़ा। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो लोग थे, जो सदस्य थे, उसमें उन्होंने कहा, बोला इंडियन यानी भारतीय लोग हमारी बराबरी पे बैठेंगे, पद पे बैठेंगे। यानी उसमें
प्रतियोगिता के द्वारा वो चयन होकर आएंगे, फिर हमारे बराबर बैठेंगे। तो इसलिए इन लोगों ने विरोध किया, फिर इसे ख़त्म ही रद्द करना पड़ा, ये लागू नहीं हो पाया। अगला है आपका, इसी अधिनियम की धारा 87 यानी 1833 का जो एक्ट था उसकी धारा 87 में वर्णित किया गया कि रंग, जाति तथा धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद व रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी ये व्यवस्था की गई कि रोजगार से और किसी भी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। किस आधार पर? जाति, रंग और धर्म के आधार पर किसी भी भारतीय को वंचित नहीं किया जाएगा, उन्हें रोजगार दिया जाएगा। और ये चीज़ आज हम देख सकते हैं, आज ये हमारे पास है, आप देख सकते हैं अनुच्छेद 15-16 में ये दिखाया जाता है, 14-15-16 में आगे दिखाया जाता है। हम पढ़ेंगे आगे चल के आर्टिकल, तब हम देखेंगे ये जाति और रंग, धर्म, है ना, वंश या जन्म स्थान, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है। ये आर्टिकल हमारे कहते हैं 15-16-17 में, है ना। तो आगे चल के हम उसे पढ़ेंगे। 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया था इसी एक्ट के द्वारा। ये 1833 का चार्टर एक्ट जो था, इसके द्वारा 4 सदस्यीय विधि आयोग मतलब विधि मीन्स कानून, आयोग का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये 4 सदस्य, एक तो लॉर्ड मैकाले थे और आपके थे एक आपके और थे, 3 और थे। एक तो कैमरॉन थे और विलियम एंडरसन थे। विलियम एंडरसन थे। कितने? 2 हो गए, 1, 2 और 1, 3। विलियम एंडरसन और आपके मैकलियार्ड थे। ये अन्य सदस्य और थे, इसमें 4 सदस्य थे। इसमें आप देख सकते हैं 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता, यानी ये अध्यक्ष थे। बाकी अन्य सदस्य जो थे 4, वो एक कैमरॉन, विलियम एंडरसन और मैकलियार्ड थे। और ये 4 सदस्य थे और ये विधि आयोग का गठन 1833 के एक्ट के द्वारा किया गया था, लेकिन ये हुआ था 1834 में। 1834 में इसका गठन हुआ था विधि आयोग का। और इसी 1833 के एक्ट के द्वारा दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था। यानी दास प्रथा लीगल नहीं थी, इलीगल थी। यानी कहने का मतलब दास प्रथा अंग्रेजों के ज़माने में नहीं थी, वो तो मुगलों के ज़माने से चली आ रही थी। दास प्रथा को ख़त्म किया गया था और मतलब विधि विरुद्ध घोषित, ख़त्म नहीं, विधि विरुद्ध घोषित किया गया था। मतलब ये इलीगल है, लीगल नहीं है, उचित नहीं है, इस प्रकार से इसे घोषित किया गया। लेकिन दास प्रथा को आगे जाके ख़त्म कर दिया था 1843 में। वहाँ गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बरो ने इसे 1843 में पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था दास प्रथा को। ये था। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। क्वेश्चन आया है किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को पूर्ण रूप से खत्म किया? तो लॉर्ड एलन बरो ने। या क्वेश्चन ये भी बना है, मैंने देखा है और आया है पिछली परीक्षाओं में, किस एक्ट के द्वारा, मतलब किस सन में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया? तो 1843 में। यहाँ पर विधि विरुद्ध घोषित किया गया था, लेकिन 1843 से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। लॉर्ड एलन बरो इसके गवर्नर जनरल थे। अगला है, पूरे भारत के लिए बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था इस गवर्नर जनरल को। यानी इस 1833 के एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा, जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हें पूरे भारत के लिए बजट तैयार करने की, यानी बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था। पूरे भारत के लिए बजट बना सकते हैं। और बजट सत्र तो अभी भी आता है, आप आगे चल के पढ़ेंगे, संविधान में आता है। 1 फरवरी से चालू होता है बजट सत्र हमारा, जो हमारे लिए आता है। तो वो बजट पूरा भारत के लिए बनाने की व्यवस्था की गई थी। बंगाल व मद्रास के गवर्नर की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई थी। यानी बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर कानून बनाते थे अपने क्षेत्रों के लिए, वो समाप्त क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल जो बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक, को पूरे भारत के लिए, जहाँ जहाँ कंपनी का शासन था, क्षेत्र था, और पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल जो थे वो कानून बनाएंगे। अब ये मद्रास या बम्बई जो थे, इनके गवर्नर जनरल या गवर्नर कानून नहीं बनाएंगे। ये व्यवस्था की गई थी इसके द्वारा। और यहाँ पर बताएंगे हम दास प्रथा को समाप्त किया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही
1829 में सती प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। हमारे भारत में सती प्रथा थी। सती मतलब यदि कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसकी पत्नी को भी जबरदस्ती उसी के साथ उस चिता में रख दिया जाता था। तो ये प्रथा जो थी वो विलियम बेंटिक जो थे, विलियम बेंटिक जो थे 1829 में इन्होंने इस सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था। तो ये था, आप इसे नोट करेंगे, इस एक्ट को नोट करेंगे, नोट करिए 1813 का और आपका 1833 का चार्टर्ड एक्ट जो था, इसे आप नोट करेंगे और देखेंगे आगे। नोट कर लिया होगा। तो ये था हमारे लिए आज आपके लिए 1813 का चार्टर्ड एक्ट और 1833 का चार्टर्ड एक्ट। तो यहाँ पर हमने ये देखा, ये हमने, हाँ एक चीज़ और है यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर विधि आयोग जो बना था, कहाँ गया आपका विधि आयोग की स्थापना जो हुई थी 4 सदस्य थे इसमें, हाँ विधि आयोग। ये विधि आयोग हमारे भारत को स्वतंत्र होने के बाद, आप लिख लेंगे, भारत को स्वतंत्र होने के बाद पहली बार 1955 में एमसी शीतलवाड़ की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। एमसी शीतलवाड़ की अध्यक्षता में पहली बार विधि आयोग की स्थापना की गई थी भारत को स्वतंत्र होने के बाद। ये तो अंग्रेजों के ज़माने में विधि आयोग का गठन हुआ था, लेकिन भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद में विधि आयोग की स्थापना एमसी शीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1955 में की गई थी। क्वेश्चन कई बार आया है ये परीक्षा में, स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले भी विधि आयोग बना था, तो क्वेश्चन आया स्वतंत्रता के बाद पहली बार विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? एमसी शीतलवाड़। कब किया गया? 1955। इसे भी आप नोट कर लेंगे। और इसी 1833 के एक्ट के द्वारा एक कंपनी का भी नाम बदल दिया गया था। एक चीज और है यहाँ पर, कंपनी का नाम कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसका नाम बदल के कर दिया कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया। कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया। यानी 1833 का जो एक्ट था, इसका सबसे बड़ा प्रावधान ये था, जो नाम था ना कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम बदल के कर दिया कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया। कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया, ये 1833 के एक्ट के द्वारा विशेष प्रावधान था, कंपनी का नाम बदल दिया गया। तो इसे आप नोट करेंगे। ये था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो मेरी देख रहे होंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, और लोगों का, जो लोग, मैं चाहता हूँ कि जो लोग काफ़ी फीस पे करने के बाद वो इन क्लासों को ले पाते हैं किसी कोचिंग सेंटर से या कहीं से भी, या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उन लोगों के पास जो पैसा देने की स्थिति में नहीं है, घर की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड ऑफ देयर फैमिली, so I want to send this video for them who are preparing, but lack of money, they are unable to get the classes by from online and also offline. जो लोग असमर्थ हैं, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है और वो नहीं ले पाते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे। तो मैं चाहता हूँ ऑल्सो द पर्सन हु आर लिविंग इन विलेज, जो लोग गाँव में रह रहे हैं, दे आर ऑल्सो अनेबल टू गो टू द सिटी एंड टू टेक द क्लास। वो अपनी क्लास अटेंड नहीं कर सकते, गांव से दूर जा नहीं सकते, गांव काफ़ी दूर पड़ता है, शहर काफ़ी दूर पड़ता है। तो उनके लिए भी ये जब वीडियो आप वायरल करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, तो गांव तक पहुंचेगी, और जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं वो इसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। उनको फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा संविधान कंप्लीट कराऊंगा। अभी तो ये संविधान का विकास चल रहा है, आप आगे चल के देखेंगे 1947 तक पहुँचने दीजिए इस वीडियो को, उसके बाद देखेंगे पूरा संविधान एकदम कंठस्थ आपको तैयार होगा। और तैयार क्या, रटा हुआ नहीं होगा, समझा हुआ होगा, आपको समझना होगा, और मैं समझा के रहूँगा। एक वीडियो को 3 बार देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगली मुलाकात हम अगले एक्ट के साथ फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।